हुसैन रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया अलामा ने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि अब कल शटर डाउन स्ट्राइक है। उमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई अपोजिशन पार्टी स्ट्राइक का ऐलान करती है, हड़ताल का और खास तौर पे शटर डाउन का, तो हुकूमत एक्शन में आ जाती है। वो ताजिर तंजीमों से कहते हैं कि भाई आपने किसी भी तरह इस हड़ताल को नाकाम बनाना है। ताजिर तंजीमें आपके साथ ऑन वन पेज हैं इस सब मामले के अंदर, और क्या प्लान क्या है सर कल का, बताइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। पहली बात तो यह है कि हम जहां भी ताजिर तंजीमों के पास गए हैं या मुख्तलिफ ताजिरों के पास गए हैं या जिस भी तबका फिक्र के पास गए हैं, हमारे लोग गए हैं, हम लोगों ने पैगाम पहुंचाया है, उन्होंने हमारी कॉल का खैर मुस्तल किया है। लेकिन कुछ पिछले 24 घंटे से हुकूमत ने अपने वो जो एक रिवायती अफसर होते हैं, जो फैसिलिटेटर है, वो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत हो, एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत हो, डीपीओ, सीसीपीओ और जितने भी फोन कॉल्स का जो सिलसिला होता है उसके जरिए ताजरों को फोन करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मसला यह है कि कौम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर वो ताजिर है तो वो ताजिर की अपनी एक दुकान होगी, या तंजीम वो जो सदर है उसकी अपनी एक, दो होंगी, तीन होंगी, 4 दुकानें होंगी, वो तो वो खुलवा लेंगे। लेकिन बाकी जो कौम है वो तो तहरीक लब्बैक की काल पर लब्बैक कह चुकी है। इसलिए कौम ने तो हमसे वादा किया और सारे लोगों ने कहा है कि हम इंशाल्लाह मार्केट्स वगैरह दुकानें अपनी बंद रखेंगे और सारा कुछ करेंगे और काल पर लब्बैक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात बड़ी पुरअसर स्ट्राइक्स होती हैं, इसकी तपिश हर क्वार्टर के अंदर महसूस होती है जब भी टीएलपी ने एहतजाज किया है। धमकियां वगैरह या फिर कोई किसी किस्म का आपको कहा हो हुकूमत की तरफ से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हरकत में आ जाती है ब्यूरोक्रेसी, और दूसरे डिफरेंट क्वार्टर्स, कोई ऐसी बात है? एहतजाज की और अपनी हड़ताल की अपील की है। बाकी हुकूमत धमकियां दे रही है मुख्तलिफ ताजरों को, बल्कि ऑडियो लीक भी हो चुकी हैं, काफी सारी कॉल्स भी लीक हो चुकी हैं कि जिसके जरिए वो पुलिस के जरिए और जो भी उनके जराये होते हैं वहां से कहा जा रहा है कि आप दुकानें खोलने पर मजबूर करें। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा हुकूमत से भी कि जितनी भी है, जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं, कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई और हमारे लिबादे में या किसी भी लिबादे में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद हुकूमत क्या करेगी? मसला यह है कि हुकूमत को अगर कौम को महंगाई के बाद एहतजाज का भी हक हासिल नहीं है, अगर कोई एहतजाज की कॉल दे और उस कॉल के ऊपर कोई लब्बैक कहे तो उनको वो भी हक हासिल नहीं है, तो फिर ताजिर, किसान, मजदूर कहां करें आप और अपना एहतजाज कहां रिकॉर्ड करवाएं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाफिज साहब, ये फरमाइएगा कि ये अलामती होगी एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक जो आपकी अलामती इन द सेंस के कल हो जाएगी तो जाहिर है एक दिन की शटर डाउन से हुकूमत कीमतें कम तो नहीं करने लगी? जी नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह एहतजाज का अगला मरहला होगा और उस मरहले तक इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा जब तक हुकूमत 14 फरवरी की कीमतों पर पेट्रोल की कीमतें बहाल नहीं करती। अच्छा, अगली शटर डाउन यही स्ट्राइक कंटिन्यू करेगी आगे, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके बाद एहतजाज? हुकूमत देखें, हुकूमत जब अपना रवैया बदल रही है, हमने तो कहा कि ये चीजें कौम के हल में है और कौम को ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए और हमारे इदारों को भी अपने अपनी जगह काम करना चाहिए, इसका सही मुनासिब हल निकाल लिया जाए। लेकिन अगर हुकूमत इस बात पर राजी नहीं है कि इन्हें इनका हक नहीं दिया जाए तो आपको पता है कि फिर हम अपना हक अल्हम्दुलिल्लाह बजोरे बाजू भी देना जानते हैं। ठीक, रामा साहब यही सवाल मैंने करना था, आपने कह दिया बजोरे बाजू, तो उससे क्या मुराद है? कल शाम हो गई, आपकी हड़ताल कामयाब हो गई, हुकूमत ने कीमतें वापस ले ली, मुबारक हो, आप हमारे हीरो हो गए। कुछ नहीं हुआ, हुकूमत खामोश की खामोश, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एहतजाज वाले सिलसिले पर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत के पास वापस लेने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। आप रास्ते वगैरह कुछ, जिस तरह आपकी बड़ी ऑर्गेनाइज, जो पहली आपकी तरीके मैंने देखी एहतजाज तो बहुत ऑर्गेनाइज होता है पाकिस्तान में। देखिए, आप देखिए ना, हमने रास्ता बंद नहीं किया लेकिन हुकूमत पर कोई भी असर ना हो। हमने जनाब आवाज भी किसी की बंद नहीं की, हुकूमत पर फिर भी असर ना हो, रोड भी बंद नहीं हुआ, गली भी बंद नहीं हुई और एक दुकान बंद होने से भी अगर हुकूमत पर असर नहीं होता तो फिर आखिर तंग आमद बजंग आमद, फिर वो तो रास्ते मौजूद है। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, हुकूमत का वैसे, और आप जानते ही हैं, उनका तो मजीद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का इरादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि अभी महंगाई मजीद होगी, हालात मजीद खराब होंगे, आप उसके लिए तैयार हैं? जी हम तो तैयार हैं। असल में मसला ये कौम का है कि कौम अगर हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह फिर हमें कहीं भी मतलब सुखी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें हाफिज साहब आप क्या समझते हैं, ये IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील है, अगर वो ना होती, पाकिस्तान उनकी शराइत ना मानता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, तो उस सूरत हाल में जाना बेहतर है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, या फिर IMF की जो शराइत बहुत सख्त है उससे आम इंसान, हम सब तो पिस के रह गए हैं उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, इसमें एक सवाल पहले है कि IMF की दरवाजे तक लेकर जाने वालों से ये पूछा जा सकता है कि आप अपनी पूरी मिल्लत और कौम को दरवाजे तक लाए क्यों है? IMF के पास जाना और ये तो आखिरी हल है ना। मसला ये है कि कौम जब भी हमारे हुक्मरान IMF के दरवाजे पर जाएंगे तो हमारी कौम का जनाब बेड़ा गर्क होगा, उन्हीं के जनाब मांस और खाल नोची जाएगी। ये तो नहीं तरीकाकार, ठीक है ना। इसके मुताबिक भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह कल सारा कुछ कौम के शोर उठाने के बाद, एक तूफान उठने के बाद ये कहा गया मुज़ारा और मुशीरों के ये सारी मुराद वापस ली जा रही है और ये सारा काम किया जा रहा है, तो इससे पहले क्यों नहीं? और ये अभी तो इनके पास इतने असासे मौजूद है, अभी तो वो
रेल फेल चल रही है। और अभी मेरे ख्याल से अगर इन सब के पासे और इनकी सारी चीजें सिर्फ कौमी खजाने में जमा करवा दी जाए ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान का आधा कर्जा तो आराम से उतर सकता है। लेकिन जो सारे मखलूत करने वाले हैं वही हाकिम बने बैठे हैं, तो हम करेंगे क्या? वो हमें IMF के दरवाजे पे ले जाए, कल चाइना के दरवाजे पे ले जाए, कल रशिया के दरवाजे पे ले जाए, हम तो एक वो क्या कहते हैं वो नकेल वाले ऊंट की तरह जहां जहां वो जाएंगे हम पीछे फिरेंगे। तो हमें कोई अपनी आवाज उठानी है, अपने कौम बनना है, हमें इनके सामने खड़े होना है कि हमें आपकी ये सारी चीजें मंजूर नहीं है। अच्छा लामा साहब, जो दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, एक हुकूमत है, 12-13 जमातें वहां पे हैं, तहरीक इंसाफ, खान साहब, दोनों तरफ से एक ही बात है कि IMF ही सोल्यूशन है। इस पे मुझे दोनों में कभी इख्तलाफ नजर नहीं आया। आपकी क्या पोजीशन है इस पे? आपने मुतबादल की बात की, आपने इस पे कोई काम किया है कि पाकिस्तान का ये मॉडल होना चाहिए? हमने तो एक ही साफ और बड़ी बात की है कि पाकिस्तान जो इस वक्त सबसे ज्यादा फंस जाता है वो है हमारी किस्तें, जो हमने वापस करनी है सूद की शराइत पर, जो IMF के साथ है। तो हम वो सूद को नहीं मानते। ये हमारे मुल्क है, इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान है, ये यहाँ पर नाम क्या है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कभी भी वो नहीं चल सकता सूद। तो हम इसके खिलाफ है, हम सूद देने के लिए तैयार नहीं है। कर देंगे जब पाकिस्तान खुशहाल होगा और जब पाकिस्तान होगा, ये हमारी मुसलसल यही बात है। और बाकी मुआशी प्लान जो है ना, लोग पूछते हैं मुआशी प्लान क्या है। पाकिस्तान को 75 सालों से इन्हीं पढ़े लिखों ने मुआशी प्लान दे देकर आज इस नहज पर पहुंचाया है। यहाँ पर फैसला करना होगा कि कौम को इस तरफ खड़े होना है या इस तरफ खड़े होना है। अगर हमने इसी मुआशी प्लान के तहत चलना है तो आने वाले वक्त में आपके और मेरे बच्चे इस बात के लिए तैयार हो कि उनका हाल वो क्या कहते हैं नाइजीरिया और वो जो क्यूबा के बच्चे हैं और उन जैसा होगा। अगर हमने ना फैसला लिया तो फिर हमें यहाँ खड़े होना पड़ेगा कि हमें एक स्टैंड देना पड़ेगा और लोगों के सामने मुझे वो देंगे लेकिन सूद नहीं देते। मुझे आपके वालिद साहब से मिलने का भी शरफ हासिल है। उनका बड़ा मशहूर जमाना लफ्ज था कि अगर कोई हमसे सूद मांगे तो हम कहेंगे फिर गोरी आया जी। तो आपकी क्या पोजीशन है इस पे कि वाकई गोरी का जवाब देंगे? अगर कोई सूद मांगे और फिर वो इस पर सोचते रहे कि हमने सूद लेना है तो फिर तो गोरी वाला ही जवाब है भाई। आज नहीं तो कल नहीं, आज ये पूरी कौम खड़ी है ना कि हम इस बात पर अटल है कि हमने जरा वक्त से पहले कह दिया और इनको वक्त से बाद में कहना पड़ेगा। हमने वक्त से पहले कह दिया था कि गरीबों के लिए पेट्रोल 200 रुपए लीटर करें और जनाब 1800 सीसी बात 350 रुपए करें और जो उससे लग्जरी यूज करते हैं 500 रुपए करें। वही जनाब वो कल परसों मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले पिछले सवाल को वो दोबारा से पेट्रोलियम वाले जनाब मुसद्दिक मलिक साहब है, वो भी ये कह रहे थे हम गैस अमीरों को सस्ती देंगे और अमीरों को महंगी देंगे और गरीबों को सस्ती देंगे। बात वही है जो हम करें, लेकिन मसला ये है कि वो जो जिन्होंने एनएस यूरोप की लगाई हुई है उन्हें मौलवी साहब की बात जरा लेट समझ आती है। जनाब जो टाइफाइड में है उसकी बात उनको बड़ी अहम नजर आती है। अच्छा, इसमें हाफिज साहब, इसमें ये भी आपका पॉइंट आ गया और वही आपके वालिद मरहूम का भी यही पॉइंट था इसके माशी मसले के हवाले से। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक डील पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने जब की और उन्होंने इससे पहले जब ये कह दिया कि यार इतने पैसे हम आपसे लेंगे और इतना इंटरेस्ट इसके ऊपर आपको देंगे, तो एक वादा तो है ना। अब अगर उससे हम मुकर जाएं तो उसके मुजमरात छोड़ें कि दुनियावी तौर पर क्या होंगे, लेकिन ओवरऑल वादा खिलाफी भी तो मजहबी एतबार से कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। हराम का कोई वादा नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ कोई हुक्म क्या जारी भी हो जाए, शाही फरमान भी जारी हो जाए, तो वो वादा वो फरमान नहीं रहता, वो वादा नहीं रहता, वो चीज नहीं रहती जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से टकराती है। वो कैसे रहेगी? वादा तो वादे की इआदत तो मसूला, ये कुरान की नस्ल से साबित है कि वो चीज हराम है, बल्कि उसकी बड़ी सख्त वईद है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जाने की। तो वो वादा कैसे रहा? वो तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो सकता। नहीं लामा साहब, मेरी गुजारिश ये है, ये जो IMF है, ये बाहर के बैंक है, वो तो इस्लाम पे रिलीजन तो हमारा उनसे नहीं मिलता, वो तो सूद का उनका एक आर्गूमेंट है। जो हमारा अपना मुल्क के अंदर बैंक है वो सारा सूद का निजाम है, तो उसके बारे में भी कोई तरीका दुनिया में फैसला करना पड़ेगा। दुनिया में नहीं, पाकिस्तान के जो बैंक है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सूदी निजाम है, बल्कि यहाँ तो शरह सूद बहुत बढ़ गई है, इस पे भी आपको कोई प्लान है? जी बिल्कुल प्लान है। देखिए, सूद को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी अदालतों ने फैसला दे चुके हैं, लेकिन वो जज साहब के साथ क्या किया है वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और फिर हमारे जनाब ये सालदार साहब आए और उन्होंने एक नई सुनाई कि पाकिस्तान में हम सूद नहीं चलने देंगे, लेकिन अमली इक़दाम के लिए किसी को भी नहीं साथ में बिठाया गया। और जो लोग सूद के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत सारी जमातें हैं, हम भी इसके लिए मुकम्मल एक पेपर तैयार करके बैठे हुए, लेकिन किसी ने रास्ता किया वो सिर्फ नंबर स्कोरिंग के लिए और एक वो जनाब बयानबाजी के लिए कौम का ध्यान बताया गया, इसलिए किया गया। वरना अगर ये चाह रहे हैं तो हमारे पास जनाब काशिफ शहजाद साहब जैसे वकील जिन्होंने ये पूरा केस लड़ा है, वो मौजूद है कि पाकिस्तान से सूद बैंकारी सूद कैसे खत्म किया जा सकता है। अच्छा, उसमें लेकिन अलामा साहब एक आर्गुमेंट उसके अंदर ये आता है, बात कहीं निकल जाएगी, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना है कि जब इस्लामी निजाम की बात करते हैं, जिसकी इसहाकदार साहब ने कहा कि हम सूदी निजाम खत्म करेंगे, तो कहा जाता है कि वो कान इधर से छोड़ के आप दूसरी तरफ से पकड़ लें। बात एक ही है, सूद को आप मुजारबा का नाम दे दें और मुशारका कर दें, वो नाम आपने चेंज कर दिया और उसका पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन पैसे उतने ही देने पड़ते हैं उसके बाद उसके ऊपर जो आपने उधार लिया उसके वो इस्लामी बैंकारी के अंदर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास निजाम मौजूद है वो कान इधर से पकड़ने वाली बात नहीं, हटके हुक्म के मुताबिक।
अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है आपसे लामा साहब, अगर हुकूमत जिस तरह आपने शुरू में कहा, अगर पुलिस आती है किसी मार्केट में कि जनाब आप दुकानें खोलें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो इंडायरेक्टली फोर्स करे, तो फिर आपके जो वहां पे कारकुन होंगे या आपकी जमात का क्या लाया अमल होगा? आप किस तरह रिएक्ट करेंगे? हमने अगले एहतजाज का सोचा हुआ है। असल में मसला ये है कि हमारे हुक्मरान बड़े समझदार हैं, पुलिस भी हमारी है, कौम भी हमारी है, मार्केटें भी हमारी हैं और हम भी कौम के हैं। वो हमें आपस में सामने खड़ा करना चाहते हैं और अपनी हुकूमत को बरकरार और अपनी अय्याशी को बरकरार रखना चाहते हैं और अपने गलत फैसलों को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए हमारा पहला प्लान तो है कि इसमें किसी मसले में उलझा ना जाए, हम अगली तरफ जाएंगे। और अगर ये इन्हीं का, और मैं अपने इदारों से भी कहता हूँ कि हमेशा इन्हीं का अलाकार, इन्हीं का फैसिलिटेटर बनने से बेहतर है कि कौम की आवाज बने और कौम के मसाइल को समझे। एक पीछे से दोबारा मैं जरा जोड़ के, वो सवाल एक बीच में से रह गया था। हम जब बात करते हैं ओवरऑल सूदी निजाम की, तो पूरी दुनिया के अंदर चूंकि ये कैपिटलिज्म है, उसी के